गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 3A में हम मुख्य रूप से बुद्धि तथा वृद्धि तथा विकास, वृद्धि और विकास की संकल्पनाओं को और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक विकास, साथ ही फ्राइड, कार्ल रोजर्स, गॉर्डन ऑलपोर्ट, मैक्स वर्दिंगर और कोफ्का के इस संज्ञानात्मक विकास की परिभाषाएं और सिद्धांत और मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता एवं व्यक्तित्व, इन बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास अब समय बचा है वो लगभग अप्रैल समाप्त हो गया। अब हमारे पास मई और जून के रूप में समय बचेगा, लगभग 2 मंथ, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होगी। तो इस 2 महीने में हमारे पास लगभग 7 यूनिट्स बाकी हैं। तो इस एवरेज में हमें मुख्य रूप से टू द पॉइंट ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पीडीएफ की जहाँ तक बात है वो हम दे ही रहे हैं, परंतु अगर पीडीएफ में शॉर्ट पीडीएफ भी अगर आप लोगों को दें तो आप लोग उसे समझिए कि हमें अब विस्तारित रूप से पढ़ने के बजाय शॉर्टली पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि समय इस तरह से कम है। तो उसी अनुरूप से हमें देखना होगा। और जो भी टू द पॉइंट पूछा जा रहा है आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में जो भी बातें दी हुई होती है, जिस यूनिट की बात कर लीजिए, जो विजुअली पॉइंट होता है, जो दिखता है, जो ये दिख रहा है, इस पॉइंट से आने की संभावना है, अधिकांशतः उसी बिंदु से प्रश्न दिए जाते हैं। और कोई भी प्रश्न जो होता है वो लॉजिकल होता है। अभी भी हम जैसे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं को समझा रहे हैं या समझाएंगे, तो इस समय टू द पॉइंट जो हमने लिखाया है कि संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं इन्होंने दी है, इस समय दी है, या इनका ये सिद्धांत है, जरूरी नहीं कि यही पूछता है। हो सकता है हमारे सामाजिक घटनाओं में इस बिंदु को उलझा कर पूछा गया प्रश्न हो कि कोई भी राइटर का, कोई भी मनोवैज्ञानिक का, कोई भी साइकोलॉजिस्ट का या कोई भी समाजशास्त्री का किसी बात को हमारे समाज की कुछ घटनाओं में जोड़कर पूछता। तो यह जरूरी नहीं कि टू द पॉइंट पूछे, इसलिए डीपली इसको देखिए और बार बार देखिए। एक ही वीडियो को आप बार बार देखने से आप यह समझ सकते हैं कि कहाँ हमको क्या समझना है। तो इस तरह से हम अभी आप लोगों के सामने यूनिट 3A के बारे में बतलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम वृद्धि और विकास को समझते हैं और शॉर्टली समझते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास से ज्यादा प्रश्न आने वाला है ही नहीं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो नॉर्मली हमको नॉन होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट। तो ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होता है, वह एक संदर्भ का होता है, एक आंकिक होता है, दिखता है, एक दृश्य रूप से आप उसे देख सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है यह दिखता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक बच्चा बढ़ रहा है, तो उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, तो यह एक वृद्धि है। परंतु उसमें अगर बौद्धिक विकास भी हो रहा है, उसमें शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो रहा है, तो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो वो डेवलपमेंट कर रहा है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में यही अंतर है कि ग्रोथ किसी एक संदर्भ में होता है, जो एक आंकिक होता है, एक क्षेत्रीय रूप से हो सकता है, एक मात्रात्मक, एक संख्यात्मक रूप से हो सकता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो संपूर्ण रूप से होता है। हॉल इसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण में वृद्धि विकास कहला सकता है, विकास कहलाता है। तो इस तरह से हमें वृद्धि और विकास को सिर्फ इतना ही समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निशन प्रोसेस। ये कॉग्निशन प्रोसेस क्या है कि आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी संदर्भ में, आप कहीं ना कहीं से, चाहे वो समाज से हो, किसी क्षेत्र से हो, स्कूल से हो, बड़े से हो, छोटे से हो, पशु पक्षी से हो, पृथ्वी के किसी भी, ब्रह्मांड के किसी भी व्यू से, जगह से, स्थान से, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, किसी से, कहीं से अगर जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया का है, जो ज्ञान के साथ आपको कुछ प्राप्त करने की प्रक्रिया, ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया कॉग्निशन प्रोसेस यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। थर्ड बिंदु है हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का जैसे ही नाम आता है
तो आप जीन पियाजे और ब्रूनर को याद करिए कि संज्ञानात्मक विकास का जो मूल सिद्धांत है वो जीन पियाजे और ब्रूनर ने दिया था। और संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो जीन पियाजे या ब्रूनर के अनुसार 4 रूप में थी। जो एक इंद्रिय रूप में था, जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों को माना जाता है कि उसकी जो इंद्रियां होती है उसके अनुरूप ही वो कुछ सीखता, समझता या कुछ सीखने की कोशिश करता है, ज्ञान अर्जित करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसके अंतर्गत 2 से 7 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। यह 2 से 7 वर्ष में जो ज्ञानेंद्रियां और पूर्व की जो उसकी कल्पना या प्रेजेंट टाइम की जो सोशल लर्निंग है, जो सामाजिक सीखता है समाज से, वो उसका वो उपयोग करता है। मूर्त संकल्पना या मूर्त की अवस्था जो है उसकी वो है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे किसी भी घटना के प्रति एक कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकता है, एक मूर्त रूप में कोई घटना का परिचय दे सकता है, तो उसको बोलते हैं मूर्त संकल्पना की अवस्था, जो जीन पियाजे का ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था माना जाता है। और अमूर्त संकल्पना जो है यह बच्चों में ही नहीं बल्कि बच्चे से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, अर्थात 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक इसकी अवस्था को मानी गई है जीन पियाजे के द्वारा। इनके अनुसार अमूर्त रूप से हम किसी भी घटना के बारे में हम पूर्व की उसकी होने वाली घटना से पूर्व की होने वाली कहानियां और घटना के बाद की होने वाली कहानियों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि जीन पियाजे और ब्रूनर का नाम तभी आएगा जब संज्ञानात्मक विकास की बात होगी। और संज्ञानात्मक विकास का अगर जीन पियाजे का सिद्धांत या ब्रूनर का सिद्धांत पूछता है तो वो 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है, जो इंद्रिय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त अवस्थाओं के रूप में देखने को मिलती है। अब अगर जीन पियाजे के बाद आपको कोई दूसरी बिंदु की बात आती है तो कार्ल रोजर्स इसी सिलेबस में एक व्यक्तित्व की बात आती है कि व्यक्तित्व क्या है। तो कार्ल रोजर्स को व्यक्तित्व के विकास का प्रणेता माना जाता है। कार्ल रोजर्स इस संदर्भ में बहुत सारी बातें दी क्योंकि इनका जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वो सीखने से, और सीखना और किसी की भूमिकाओं का अध्ययन करना, यह एक आपके व्यक्तित्व को बताएगा। आप भी अगर अपने व्यक्तित्व को बनाना चाह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं किसी की भूमिका की बात कर रहे हैं, हाँ कि वो कैसा है, उसका रोल अच्छा है, वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये जो भूमिका है, रोल है आपका, और कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, तो सीखना और भूमिका निभाना और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को पालना, इन तीनों स्वरूप को अगर एक साथ मिला दें तभी आपका व्यक्तित्व बन सकता है। कार्ल रोजर्स भी इन्हीं बिंदुओं को मानते हैं, अतः कार्ल रोजर्स को व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रणेता माना जाता है। कार्ल रोजर्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है व्यक्तित्व निर्माण की बातों में। और आगे जाके कार्ल रोजर्स ने इब्राहिम मास्लो की एक आत्म सिद्धि का सिद्धांत था उसका वर्णन किया है, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है वह व्यक्तित्व का एक संपूर्ण गोल देखा जाए, एक लास्टली गोल एम देखा जाए तो वह यह होता है कि वह आत्म सिद्धि प्राप्त करे, वह आत्मज्ञान प्राप्त करे, वह ईश्वरत्व ज्ञान को समझे। तो इब्राहिम मास्लो के विचार कार्ल रोजर्स से मिलते हैं, ये भी एक प्रश्न का मुद्दा हो सकता है। इब्राहिम मास्लो का जो व्यक्तित्व के संदर्भ में या कुछ सिद्धांत था वो था कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी पहली आवश्यकता जो उसकी बेसिक नीड्स है वो भोजन मिल जाए, उसकी सुरक्षा मिल जाए, अर्थात उसको घर मिल जाए, उसको एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति मिल जाए, और तब वह आत्मसम्मान की ओर सोचता है कि अब हमारा एक आत्मसम्मान, जो वहां से व्यक्तित्व प्रारंभ होता है, यहाँ आत्मसम्मान के पास से व्यक्तित्व प्रारंभ होता है। साधारण सी बात है, हमारे जीवन में भी अगर हमें भोजन मिल जाए, आवास मिल जाए, जल मिल जाए, हवा मिल जाए, जो हमारी नीड है, जो हवा, जल, भोजन, आवास, वस्त्र, ये सारी चीजें अगर हमें मिल जाती है तब हम अपने इमेज के बारे में सोचते हैं कि अब हम ऐसा वर्क करेंगे जो हमारा एक अच्छा इमेज बनाएगा। तो ये जो इमेज है यही व्यक्तित्व है। तो इस आत्मसम्मान की बातों को समझना इब्राहिम मास्लो के थ्योरी में भी था। इस आत्मसम्मान से भी ऊपर, एक स्टेप ऊपर उठकर एक बिंदु आता है जो आत्मसिद्धि है, जिसमें दुख, सुख, अच्छा, बुरा, इन सभी चीजों की कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। तो आत्मसिद्धि का जो सिद्धांत है इब्राहिम मास्लो का,
उसको कार्ल रोजर्स ने भी फॉलो किया था। और यह इस तरह से इब्राहिम मास्लो और कार्ल रोजर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और व्यक्तित्व के निर्माण में अंतिम गोल जो होता है वो आत्मसिद्धि का सिद्धांत ही होता है। तो इस बिंदु को भी हम लोग समझ गए। आप लोग धीरे धीरे समझिए और फिर से इस बिंदु को आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, फिर स्पेशली आप फिर से समझ सकते हैं। इसको नोट्स भी बना सकते हैं, वैसे हम PDF दे रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। बहुत जल्द और बहुत कम डाटा में आपका नेट या JRF 100% क्लियर होगा। आप कंटिन्यू बने रहिए सिर्फ। दूसरा बिंदु है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति मन से जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन मतलब स्वच्छता, यह एक मेंटल हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग आती है। जब आप मानसिक रूप से खुश होइएगा तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ होइएगा या मानसिक रूप से आप में स्वच्छता दिखेगी। तो अर्थात क्यों ना हम खुश रहें, और इस खुश रहने की बात के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कभी भी हम खुश तब रह सकते हैं जब हम अपनी, जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर हम कुछ खाना चाहते हैं, हमें किसी चीज की भूख है तो हमें भूख मिटाना चाहिए। किसकी? पेट की, ना कि मन की। अगर हम मन की भूख मिटाने की बात करने लगते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मन की भूख कभी मिट नहीं सकती, तो हमें पेट की भूख मिटानी है। दूसरा बिंदु, दूसरा एग्जाम्पल दें कि जैसे कि हम ईश्वर से डरते हैं, मन की ओर चलते हैं, अरे मन कर रहा है ये कर लो, मन कर रहा है ये कर लो। तो ये जब आप मन के चक्कर में पड़िएगा तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा आपको एक दूसरी तरफ ले जाता है जहां खाई ही खाई होगा। और मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। तो बुद्धि के कंट्रोल में मन को रखिए, ऑटोमेटिक मन सही दिशा में जाएगा। तो बुद्धि कहाँ से आएगी? तो बुद्धि अच्छे विचारों से आएगी, अच्छे एविडेंस से आएगा। तो ये अच्छी चीजों को सीखिए और उसके अनुरूप अपने मन को चलाइए। फिर मन जो है आपके बुद्धि के कंट्रोल में रहेगा और फिर मन कहीं और जाएगा नहीं, और आप मतलब सेल्फ कंटेंट मतलब खुद आत्म संतुष्टि की ओर या आत्म सिद्धि की ओर मूव करते जाइएगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मन से डरना चाहिए, क्योंकि मन जो है वो कहीं भी लेके जाने की कोशिश करता है और बुद्धि उसे रोकता है। तो हमें बुद्धि के संदर्भ में होना चाहिए, मन की डोर को छोड़कर, अर्थात मन से हमें डरना चाहिए। लोग क्या करते हैं? ईश्वर से डरते हैं और मन को मानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन यह गलत है। मन से डरिए और ईश्वर से प्यार कीजिए, क्योंकि ईश्वर ही हमें सद्बुद्धि देगी और ईश्वर के बुद्धि के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें जो बुद्धि प्राप्त होगा उस बुद्धि के अकॉर्डिंग ही हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे और हम खुश रहेंगे, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ही खुश रहने का एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अतः मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हैप्पीनेस, ये तीनों चीज जब आपके पास होगा ऑटोमेटिक आप मानसिक रूप से स्वस्थ होइएगा, आप में स्वच्छता दिखेगी और आप खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कहा जाए तो ये सारी बिंदुएं जो है ये अंडरस्टैंडिंग की है। इससे जो भी प्रश्न पूछेगा वो कहीं ना कहीं लॉजिकल प्रश्न होगा, जो आपको किसी दूसरे सामाजिक घटनाओं से उलझा कर पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक से समझ लीजिए सिर्फ, यह हमेशा आपको एक नई विचार देगी और इस विचार के अकॉर्डिंग आप UGC के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अब हम अगला बिंदु पे आते हैं। यह हमारा अगला बिंदु है अब संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणाएं हैं, यह मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके बहुत सारे भाग हैं, जिसमें गेस्टोल्ट भी एक भाग है। इसके अलावा और साइकोलॉजिकल कॉग्निशन है और साइकोलॉजिकल एनालिटिक्स है। तो इस तरह के और भी सारे इसके भाग हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में जिनका नाम आया है वो फ्राइड, कार्ल रोजर्स और ऑलपोर्ट और वर्थिमर और कोफका, इसके अनुसार गेस्टोल्ट को ही सबसे पहले हम देखते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास या यूं कहिए कि हमारा साइकोलॉजी का एक पार्ट है। तो साइकोलॉजी के एक पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि गेस्टोल्ट के अकॉर्डिंग,
संपूर्ण अध्ययन या इसे समष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मुख्य 3 बिंदु है। एक बिंदु है सीखना, जो कोहलर और कोफ्का के द्वारा दिया गया था। इसका दूसरा पॉइंट है कि कभी भी हम संज्ञानात्मक विकास प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा चिंतन करके, जिसके प्रणेता मैक्स वर्थिमर है। और तीसरा बिंदु है मेमोरी, जिसके प्रणेता गॉर्डन ऑलपोर्ट है। अर्थात हमको यही याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं यह कैसे प्राप्त होती है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो ये होता है समष्टि के सिद्धांत से। इसका नाम समष्टि का सिद्धांत क्यों पड़ा है? क्योंकि इसे संपूर्ण अध्ययन, साइकोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन माना जाता है। और साइकोलॉजी के संपूर्ण अध्ययन किन किन बिंदुओं पर आधारित है? तो सीखना, चिंतन करना और याद रखना पर आधारित है। सीखना जो है इनसाइट थ्योरी, ये सीखना जो है यह इसके प्रणेता कोहलर और कोफ्का है। चिंतन जो है इसके प्रणेता मैक्स वर्थिमर है। और याद, मेमोरी के प्रणेता जो है वो ऑलपोर्ट। ये तीनों बात 100% हमें याद रखना है। इस समष्टि सिद्धांत का प्रारंभ जर्मनी में 1912 में माना जाता है। इसे संपूर्ण अध्ययन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आ जाइए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सिद्धांत देखते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सिद्धांत क्या है? तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के सिद्धांत को साइकोलॉजिकल एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं। इसके भी 3 प्रकार माना गया है। एक मतलब किसी के मनोविज्ञान का विश्लेषण करना है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को अगर हमें ग्रहण करना है, समझना है कि कैसे हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे किसी का, तो इसके लिए 3 चीजों को हमें देखना है। वो है कि टाइप, देखा भी गया है, हम क्या देखेंगे, इसे देखा भी गया और हमें भी देखना है। ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को टाइप के रूप में, गुण के रूप में, क्वालिटी के रूप में और डेवलपमेंट, विकास के रूप में देखा गया है। तो ये जो 3 अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखा गया है, इन्हीं क्षेत्रों का अलग अलग अध्ययन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ साइकोलॉजिस्ट किए हैं। तो उसके नाम को हमको उसके सिद्धांत के अनुसार सिर्फ समझना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया है और किसके संदर्भ में दिया है। तो इसके अंतर्गत आप प्रकार की बात करते हैं तो शारीरिक संरचना, अर्थात आप किसी व्यक्ति को देखकर, उसके शारीरिक संरचना को देखकर उसके मानसिक अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति नाटा है, तो व्यक्ति का क्या शारीरिक संरचना है और उसका कैसा बिहेव है, ये हम उसके शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो शारीरिक संरचना का सिद्धांत जो है वो क्रैस्मर और सेल्डर ने दिया था। क्रैस्मर और सेल्डर ने दिया था। और हमारे शरीर में कुछ रासायनिक हार्मोन्स पदार्थ भी उपलब्ध हैं, जिसके कारण कि हमारी कुछ क्रिएटिविटी होती है, हमारी कुछ प्रक्रियाएं होती है। तो ये सिद्धांत दिया था, ये जंग ने दिया था। तो जंग का केमिकल थ्योरी कहा जाएगा या केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी इसको कह सकते हैं। तो जंग को केमिकल थ्योरी के नाम से याद रखेंगे या केमिस्ट्री ऑफ बॉडी के नाम से याद रखेंगे। सेल्डर और क्रैस्मर को हम लोग शारीरिक संरचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर की थ्योरी के नाम से याद रखेंगे। और गिलफोर्ड को सोशल स्ट्रक्चर या सोशल टाइप्स के रूप में माना जाता है। अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वो एक सामाजिक व्यक्ति है या नहीं है। तो गिलफोर्ड ने एक मॉडल तैयार किया है जिसके अनुसार हम किसी भी व्यक्ति को यह देखकर समझ सकते हैं कि वह सामाजिक व्यक्ति है या नहीं है। अर्थात टाइप के अकॉर्डिंग, शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और जिसके अकॉर्डिंग क्रैस्मर और सेल्डर के हिसाब से या शारीरिक रूप से देखकर और जंग के हिसाब से केमिकल स्ट्रक्चर को देखकर या बॉडी के केमिस्ट्री को देख के समझा जा सकता है कि वो कैसा है। और गिलफोर्ड के अनुसार वो सोशल है या नहीं, इसको समझा जा सकता है कि टाइप के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा बिंदु है गुण। गुण के हिसाब से हम कैसे समझ सकते हैं किसी व्यक्ति को, वो कैसे उसका साइकोलॉजिकल अध्ययन कर सकते हैं। तो ऑलपोर्ट का इसमें कहना है कि व्यक्तित्व का एक खुद की प्रवृत्ति होती है, खुद का गुण होता है, जो उस गुण के अकॉर्डिंग ही हम समझ सकते हैं कि वो किस गुण का, किस व्यक्ति, किस टाइप का व्यक्ति है।
तो यह जो इंडिविजुअल क्वालिटी है, व्यक्तिगत कोई गुण है, इस गुण की चर्चा ऑलपोर्ट ने की थी। तो ऑलपोर्ट को हम इंडिविजुअल क्वालिटी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल एनालिसिस को समझ सकते हैं। अर्थात अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट साइकोलॉजिकल एनालिसिस बाय द इंडिविजुअल क्वालिटी, एंड कैटल ने एक सरफेस और सोर्स के रूप में, अर्थात हमारा जो पृष्ठीय आवरण है या हमारे पास जो संसाधन है, इस संसाधन के अकॉर्डिंग, हमारे पृष्ठीय आवरण के अकॉर्डिंग हमारी जो क्वालिटीज होती है, हमारे में जो गुण होता है, जिसको 16 गुण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आप लोग सुने भी होंगे कि समाज में कहा जाता है कि 16 गुण से परिपूर्ण वह व्यक्ति है। अर्थात यह 16 गुण का सिद्धांत कहाँ से आया? तो यह कैटल के द्वारा आया है। यह सरफेस, हमारा पृष्ठीय आवरण और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, यानी और हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सोर्स हैं, जो भी संसाधन है, उसकी उपयोगिता को मिलाकर यह 16 गुण का सिद्धांत तैयार किया गया। अर्थात ये गुणवत्ता का जो सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति की एक इंडिविजुअल अगर उसकी क्वालिटी है तो यह ऑलपोर्ट ने इसका वर्णन किया है, जो व्यक्तिगत गुणवत्ता है, और सोर्स और सरफेस की गुणवत्ता या 16 गुणवत्ताओं का जो सिद्धांत दिया कैटल ने दिया है। अतः हम क्वालिटी के बेस पे इन दोनों का नाम याद रखेंगे, ऑलपोर्ट और कैटल का, और टाइप के बेस पे इन चारों का नाम याद रखेंगे। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट के बेस पे हम कैसे साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे? तो डेवलपमेंट जो होता है वो मानसिक कॉज है, हमारा एक मेंटल कॉज है डेवलपमेंट होने का। जब तक हम मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं होंगे, हम डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम फ्राइड की थ्योरी को याद रख सकते हैं। सिगमंड फ्राइड का कहना है कि भाव भग्नावेश के सिद्धांत, अर्थात हम किसी को देखकर, उसके भाव भंगिमाओं को देखकर, उसके स्ट्रक्चर, चेहरे की जो भाव भंगिमा है, अर्थात जो इमोशन है या चेहरे में जो एक्सटर्नल पार्ट में जो चल रहा होता है, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। जैसे आप कभी किसी, क्या कहते हैं, किसी ज्योतिष के पास गए होंगे तो वो कहता होगा कि आपके ललाट पे ये बातें लिखी हुई है, आपके चेहरे में ये बातें दिखती है। तो ये सारी बातें जो है ये कहीं ना कहीं ये फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की सिद्धांतों के अकॉर्डिंग वो ज्योतिष हमें बता रहा होता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड का भी कहना है कि आपके चेहरे की जो भाव भंगिमा है उसके अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस में हम सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे एंड टॉलमैन के बारे में पढ़ेंगे। टॉलमैन ने हमें बतलाया था एक इड होता है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है। अर्थात हमारा एक पास्ट होता है, बीता हुआ हमारा एक समय होता है जिसको हम इद कह सकते हैं, एक प्रेजेंट समय होता है जिसको हम ईगो या अहम कहते हैं, और एक सुपर ईगो होता है जो फ्यूचर में होता है। एग्जाम्पल के लिए, आज आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो प्रेजेंट है वो है यूजीसी नेट। तो आपका ईगो होगा कि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया हूँ। कोई ये भी ईगो कर सकता है या कर सकता हूँ या मैं कर रहा हूँ। तो इस पास्ट प्रेजेंट में आप जी रहे हैं। पास्ट में आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्या बनना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, ये आपका ईद हो गया। और कल आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर बन के आप क्या कर रहे हैं, आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बातें आपकी सुपर ईगो यानी फ्यूचर में चली जाएगी। अर्थात अपने प्रेजेंट को देखिए तो ईगो के रूप में, पास्ट को देखिए तो ईद के रूप में, और फ्यूचर को देखिए तो सुपर ईगो के रूप में। इसमें जो कंक्लूजन होता है या इसमें जो इंट्रोडक्शन होता है, प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं किस पे? 10 रक्षा मुक्ति के सिद्धांत के द्वारा। एक लेवल ऑफ लाइफ, एक चेतन, अचेतन और अवचेतन, अर्थात यह फ्राइड टॉलमैन के मिक्स रूप में हमें यह सिद्धांत प्राप्त हुआ है, जिसमें अगर हमें पूर्व की घटनाओं से कोई समस्या पैदा हो रही है, एज ए एग्जाम्पल, जैसे पास्ट में आप किसी साइंटिस्ट के बेटे हैं और प्रेजेंट में आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, और फ्यूचर आपका कह रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा में पड़े हुए हैं।
तो इस तरह से आपके पास जो समस्याएं आ रही हैं कि आपके गार्जियंस कोई और कर रहे हैं, आपके गार्जियंस कह रहे हैं कि साइंटिस्ट बनो, आप कह रहे हैं कि हम प्लेयर बनेंगे और फ्यूचर आपका क्या होगा पता नहीं, तो इन दुविधाओं को समाप्त करने के लिए जो 10 रक्षा मुक्ति का सिद्धांत दिया है उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का जो थ्योरी है यह आपको यह बतलाता है कि कैसे आप इन दुविधाओं से, इन समस्याओं से लड़ सकते हैं अपने जीवन में। तो इसे भी फ्राइड और टॉलमैन ने दिया है और इसी ने चेतन, अचेतन और अवचेतन का सिद्धांत भी दिया है कि हमें कॉन्शियस होना है और हम जो दिखते हैं वो हमारा कॉन्शनेस है, जो हमें नहीं दिखता है वो अनकॉन्शनेस है, और जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कॉन्शनेस अनकॉन्शनेस होते रहता है या सब कॉन्शनेस है, यानी कि अवचेतन है। इसको सिद्धांत भी हमें याद रखना है। उसके बाद सिगमंड फ्राइड का एक लास्ट बिंदु है, जो सिगमंड फ्राइड के कहना है कि चाइल्डहुड में बच्चे जो होता है ना, वो चाइल्डहुड में क्या करता है, बच्चे की जो अवस्था होती है वो जीरो से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में वो अपना सब कुछ सीखता है। तो बचपन के इस सिद्धांत को उन्होंने इस रूप में बांटा है कि फर्स्ट में जो बच्चे होते हैं निर्भरता का सिद्धांत, उसको ओरल एज बोलते हैं, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। इसमें बच्चा कुछ महसूस करता है और कुछ सीखता है और वो विश्वास के बेस पे कि अपने मम्मी पापा या इससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरी अवस्था है गुदावस्था, जिसको एनल एज बोलते हैं। इसमें 2 से 3 वर्ष की अवस्था को एनल एज माना गया है। इसमें बच्चे जो होता है वो यह समझ पाता है कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगा है, हमें टॉयलेट लगा है, हमें नींद लगी है, इन सभी चीज़ों को उसकी अनुभूति होती है। इसका थर्ड स्टेप है लैंगिक, यानी इसको फैलिक एज बोलते हैं। ये 3 से 5 ईयर की होती है। लड़कियां इसमें पिता के साथ और लड़के अपनी माता के साथ जुड़ जाती है। जो लड़कियां इलेक्ट्रा कॉन्डक्ट के कारण अपनी पिता के साथ, और लड़के जो होते हैं वो ऑडिपल के कारण अपनी पिता के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारी केमिकल थॉट दिए हैं और सिगमंड फ्राइड ने। और काम प्रसूति का एज, ये चौथा एज है जिसको 6 से 11 वर्ष की अवस्था माना गया है और यह सामाजिक विकास की ओर ला जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बच्चे जो हैं वो अपनी काम वासना को भी तृप्त करने की कोशिश करता है। 6 से 11 वर्ष में वो सोशल इन्वायरमेंट से ऐसा कुछ सीख भी लेता है। और जनांगिक या जेंटल एज 11 से 18 वर्ष तक को माना गया है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। इसको लैंगिक विकास की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में आकर संपूर्ण रूप से बच्चे अपने लैंगिक विकास को समझता है, बखूबी रूप से कर भी सकता है। अतः इस तरह से यह जो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है और टॉलमैन का स्टेटमेंट है, इसे हम डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत और क्वालिटी के अंतर्गत ऑलपोर्ट और गेटल को, और टैक्स के अंतर्गत क्रेसर, सेल्डर, जंग और गिलफोर्ड को रखेंगे। और बेसिकली इन्हीं बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अतः आप लोगों से फिर से हम यह कह रहे हैं कि आप लोग इसे फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और इसका हम PDF भी दे रहे हैं और इसी के बेस पे आप याद रखिएगा, टू द पॉइंट प्रश्न आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।